हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बैंकिंग अवेयरनेस के पार्ट 5 में हम बात करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। नेगो का मतलब है ट्रांसफरेबल, इंस्ट्रूमेंट का मतलब है यहाँ पे रिटन डॉक्यूमेंट विद साइन। ठीक है, अब इंस्ट्रूमेंट्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं अपने, तो एक है प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, टीडी। ठीक है, सो प्रोमिसरी नोट जो है वो हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के सेक्शन 4 में मेंशनड है। बिल ऑफ एक्सचेंज जो है हमारा वो सेक्शन 5 में मेंशन है, और चेक के बारे में हमारा सेक्शन 6 में मेंशन है। सो ये सेक्शन जो है याद रखना इम्पॉर्टेंट है, ये बैंक में पूछ भी सकता है एग्ज़ाम में, जीए के पार्ट में आ सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। सो प्रोमिसरी नोट क्या होता है हमारा, और रिटन अनकंडीशनल एग्रीमेंट, मतलब एक रिटन डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट होता है जिसमें मेकर जो है वो प्रॉमिस करता है कि एक सर्टेन सम किसी सर्टेन टाइम के बाद वो लौटाएगा। ठीक है, वो लिख के देता है इस चीज़ को साइन करके एक एग्रीमेंट के तौर पे, कि ये प्रॉमिस करता है उसमें कि मैं ये इतना जो भी अमाउंट है वो एक फिक्स टाइम के बाद वापस करेगा। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, ये भी एक रिटन डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट होता है, बट इसमें ड्रॉर जो है, मेकर जो है वो ऑर्डर करता है किसी अदर पर्सन को टू पे अ सर्टेन सम टू अ थर्ड पर्सन पे फॉर अ सर्टेन टाइम। ठीक है, इसमें ये ऑर्डर करता है ड्रॉई को कि एक एग्रीमेंट में ये चीज़ लिख के वो देता है साइन करके कि आप जो ड्रॉई है सेकेंड पर्सन, इसको बोलता है कि आप ए सर्टेन सम जो भी अमाउंट नीडेड है वो पेई को आप दे दो एक सर्टेन टाइम के लिए। ठीक है, सेक्शन 6 में है हमारा चेक। सो स्पेशल टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, सो ये भी बिल ऑफ एक्सचेंज ही है। ठीक है, इसमें ड्रॉई जो है वो हमेशा बैंक होता है, जो ड्रॉई है वो हमेशा बैंक होता है। ठीक है, इस केस में ज़रूरी नहीं है कि बैंक ही हो, लेकिन चेक के केस में ड्रॉई जो है वो बैंक होता है। डीडी हमारा सेक्शन 85A में मेंशन है। नेक्स्ट चलते हैं, बियरर यानी कि धारक। ठीक है, ड्रॉर कौन होता है, जो चेक को इशू करता है। ड्रॉई कौन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जैसे चेक के केस में ड्रॉई कौन है हमारा, बैंक। ठीक है, पेई कौन है, पर्सन हुज नेम अपीयर्स ऑन चेक, जिसको पैसे लेने हैं, जिसका चेक पे नाम मेंशन हुआ है। ठीक है, चेक कितने टाइप के, तो चेक तो एक ही होता है, बट उसको अलग अलग टाइप से हम मेंशन करते हैं। ठीक है, बियरर चेक क्या क्या होता है, नो नेम ऑफ पेई, पेई का नाम मेंशन नहीं होता है। ऑर्डर चेक क्या होता है, पेई नेम उस पर होता है जिसको ऑर्डर चेक बोलेंगे। एंटी डेटेड होता है, प्रीवियस डेट जिस पे मेंशन होती है। पोस्ट डेटेड होता है जिसमें लेटर डेट मेंशन होती है। ठीक है, स्टिल चेक क्या होता है, डेट जो मेंशन है वो एटलीस्ट 80 डेज ओल्ड होनी चाहिए, यानी कि अगर 180 डेज से पुराना यानी 6 मंथ से पुराना है तो वो है स्टिल चेक। ठीक है, मल्टी सिटी ट्रेवलर्स चेक जो यूज़ कर सकते हैं ट्रैवलिंग के टाइम पे, कहीं भी जाके उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो कैश में। ठीक है, क्रॉस चेक ये सबसे सेफेस्ट होता है। अगर ये क्वेश्चन आता है सबसे सेफेस्ट चेक कौन सा होता है, तो क्रॉस चेक होता है। तो ये कैन नॉट बी इन कैश डायरेक्ट टू पेज। अच्छा, इसको हम कैश नहीं कर सकते हैं, इसको आप अगर इस क्रॉस चेक को जमा करते हो ना, तो आपको डायरेक्ट कैश नहीं मिलेगा। आप वो जो है डायरेक्ट ट्रांसफ़र अमाउंट होगा जिसका नाम मेंशन है, पेई, पेई मतलब जिसका नाम मेंशन है उसके अकाउंट में। ठीक है, ट्रंकेटेड चेक, चेक कन्वर्ट इन डिजिटल फॉर्म, जो भी चेक को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो उसको हम बोलेंगे ट्रंकेटेड चेक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्लियरेंस ऑफ चेक। सो एक तो मैनुअल तरीके से होता है, ठीक है, एक होता है ऑटोमेटेड तरीके से। एक मैनुअल चेक, जो मैनुअल तरीका क्या है, जैसे बैंक मैनुअल तरीके से उसको क्लियरेंस पे लगाता है, और दूसरा क्या, ऑटोमेटेड। ऑटोमेटेड में 3 प्रोसेस फॉलो होते हैं, MICR, IFSC एंड CTS। MICR क्या है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। ठीक है, ये एक 9 डिजिट का कोड होता है। ठीक है,
जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हमने कोड लिया हुआ है, बैंक पे चेक पे मेंशन होता है, पहले 3 डिजिट सिटी कोड होते हैं, दूसरे 3 डिजिट बैंक के कोड होते हैं, और लास्ट के 3 डिजिट ब्रांच के कोड होते हैं। ठीक है, ये फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए बनाया गया है और ये 1986 में आया था। ठीक है, IFSC क्या है इसके बारे में मैंने पीछे भी आपको बताया था, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। CTS क्या है, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, ये 2010 में आया था। फिजिकल मूवमेंट को रोकने के लिए ट्रंकेशन चेक सिस्टम क्या है कि डिजिटल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके एंड फर्दर प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इसके फिजिकल मूवमेंट को बैंक टू बैंक अगर चेक को ले जाना है तो डिजिटल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके और डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। फिजिकली इसको नहीं लेके जाते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा ट्रंकेशन सिस्टम जो है CTS। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है NPA, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं और आपके इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा लोन जो ओवर ड्यू हो गया है 90 डेज से, 90 डेज से ज़्यादा हो गए, आपने उसका पेमेंट नहीं किया है। ठीक है, अपने जो भी ड्यू डेट है उससे अगर 90 डेज एक्सीड कर जाता है तो वो NPA हो जाता है। NPA क्या है, स्ट्रेस्ड एसेट भी बोलते हैं इसको। और लोन जो हमारा वो स्टैंडर्ड एसेट है। ठीक है, लोन अगर पे हो गया है ड्यू डेट से पहले या ड्यू डेट पे तो वो स्टैंडर्ड एसेट स्टैंडर्ड अकाउंट में मेंशन होता है। और लोन नॉन पेड ऑन और बिफोर ड्यू डेट, अगर ड्यू डेट के पहले या फिर ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं हुआ है, लेट होता है, तो उसको स्ट्रेस्ड एसेट बोलते हैं। वो स्पेशल मेंशन अकाउंट में शो होते हैं। ठीक है, स्पेशल मेंशन अकाउंट। तो अब स्पेशल मेंशन अकाउंट क्या है, अगर 0 से 30 डेज, अगर पेमेंट 0 से 30 डेज के बीच नहीं हुई है तो ऐसे में 0 में मेंशन होगा। और अगर 30 to 60 डेज हो गए उसको पेमेंट अभी तक नहीं हुई है तो ऐसे में 1 में चला जाएगा वो अकाउंट। ठीक है, और अगर 60 to 90 डेज हो गया और पेमेंट नहीं किया अभी तक भी तो वो ऐसे में 2 में चला जाएगा। ठीक है, फर्दर देखते हैं इसमें आगे NPA के स्टेटस कौन कौन से हैं। तो SMA 2 के बाद 90 डेज हो गए आपके और पेमेंट अभी तक नहीं हुआ तो 90 डेज से 1 ईयर तक वो सब स्टैंडर्ड एसेट कहलाएगा। ठीक है, 1 ईयर to 3 ईयर डाउटफुल एसेट एंड आफ्टर 3 ईयर लॉस एसेट, बैड लोन। सो अगर 3 ईयर भी एक्सीड कर जाता है तो वो बैड, अगर अभी तब तक रिकवरी अगर नहीं हो पाई 3 ईयर्स तक तो वो बैड लोन में आ जाएगा। ठीक है, प्रोविजनिंग क्या होता है, प्रोविजनिंग इज अ प्रोसेस इन विच अ पोर्शन ऑफ द अमाउंट लेंट इज केप्ट एज रिजर्व इन केस ऑफ एनी डाउटफुल फॉर रिकवरी ऑफ द NPA। ठीक है, जो भी अमाउंट लेंट है उसका कुछ पार्ट बैंक अपने पास रखता है। अगर रिकवरी में प्रॉब्लम आ रही है तो उसके ऐसे केसेस में डाउटफुल एसेट जो हैं उनमें कुछ अमाउंट जो है बैंक अपने पास रखता है। इसी को बोलते हैं प्रोसेस को प्रोविजनिंग। ठीक है, अब रिकवरी ऑफ NPA। ठीक है, NPA हो गया तो NPA की रिकवरी कैसे करते हैं बैंक्स। तो थोड़े से पीछे की बात करते हैं कि इन लेट 1990s या फिर 2000s बैंकिंग इंडस्ट्री वाज सेडल्ड विद NPA। मतलब सेडल मतलब कि बिल्कुल NPA से लदा हुआ था, बहुत सारे NPA हो चुके थे उस टाइम पे। तो उसको टैकल करने के लिए नरसिम्हम कमेटी 1 और 2 और साथ में अंद्यारुजिना कमेटी, इन्होंने सजेस्ट किया था कि बैंक को जो है ऐसे पावर दिए जाएं या फिर जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो वो जो भी आप लोन के लिए सिक्योरिटीज़ रखी गई हैं उनका पोजीशन ले सकें, उनको सेल कर सकें विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट के बिना दखल अंदाजी के वो उनको सेल कर सकें, उनके ऊपर कब्जा कर सकें। जो भी सिक्योरिटीज़ जमा की गई हैं लोन के लिए, जैसे हम कोई ज़मीन के कागज़ या फिर कुछ भी डॉक्यूमेंट जो या कोई भी फिजिकल एसेट भी अगर बैंक में हम जमा करते हैं तो ये कमेटी ने सजेस्ट किया था कि बैंक्स को ये पावर मिलनी चाहिए कि वो जो है पोजीशन ले सके उनकी और या फिर उनको सेल कर सके किसी भी कोर्ट के दखल अंदाजी के बिना। ठीक है, तो NPA जो बढ़ गए थे उनको टैकल करने के नरसिम्हम कमेटी 1 और 2 एंड अंद्यारुजिना कमेटी इन्होंने सजेस्ट किया था इस चीज़ को। और आगे इन्होंने क्या सजेस्ट किया इनको कवर करने के लिए, सो सरफेसी एक्ट। ठीक है, सरफेसी एक्ट क्या है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लीजिए। आर्क क्या है, सेकंड चीज़ क्या स्टेप्स थी, सेकंड स्टेप क्या है, आर्क आया था एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। ठीक है, फिर क्या था DRTs एंड DRATs से डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल एंड डेट रिकवरी एपेलेट ट्राइब्यूनल्स। ठीक है, उसके बाद क्या था लोक अदालत,
तो ये आता है हमारा लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंडर लोक अदालत जो है, पीसीए फ्रेमवर्क, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क, ठीक है। सो इनके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा डिटेल में इसके बारे में जानेंगे, और आगे फिर वीडियो में जो भी बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड है, आप लास्ट 4 वीडियोस आप देख लीजिएगा। और एग्ज़ाम में तो मेंस के एग्ज़ाम में एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चंस आते ही हैं इससे रिलेटेड। और मेन इसका जो बेनिफिट है वो इंटरव्यू में आपको मिलेगा। आप इसको वीडियोस को आप एक बार बस 2-3 बार रिवाइज भी कर लोगे या फिर नोट्स भी बना लोगे वीडियो पॉज करके, तो आपको इंटरव्यू में बहुत हेल्प मिलेगी इससे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल।